हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित टेक। आज की इस वीडियो में हम डीजल पावर प्लांट की वर्किंग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सभी ने डीजल पावर प्लांट तो देखा ही है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, शादियों में, एज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स। जब हमारा प्राइमरी पावर सप्लाई शट डाउन हो जाता है या लोड शेडिंग हो जाता है, तब हमारा सेकेंडरी पावर सोर्स काम में आता है, जो कि है डीजल पावर प्लांट। तो चलिए इस डीजल पावर प्लांट को इन डिटेल स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। हम इस स्कीमेटिक अरेंजमेंट के माध्यम से डीजल पावर प्लांट समझने वाले हैं। तो हमारा मेन फोकस डीजल इंजन के ऊपर रहेगा, क्योंकि जो डीजल इंजन है वो क्या है? प्राइम मूवर है। प्राइम मूवर है, तो ये प्राइम मूवर से क्या कनेक्टेड है? अपना ऑल्टरनेटर या जनरेटर कपल्ड किया हुआ है। तो जब हमारा प्राइम मूवर घूमेगा तो अपना ऑल्टरनेटर का शाफ्ट भी घूमेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। किसके सहारे? डीजल इंजन के सहारे। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वो डीजल इंजन का है। तो हम डीजल इंजन को समझने वाले हैं, डीजल इंजन काम कैसे करता है। हम डीजल इंजन यदि समझ लेंगे तो हम डीजल पावर प्लांट भी समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या आता है? फ्यूल सप्लाई सिस्टम। क्या है? फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तो इंजन को काम कराने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। तो इस केस में फ्यूल क्या है? डीजल है। ओके, तो डीजल अपना फ्यूल है। तो ये डीजल कहाँ स्टोर रहेगा? डीजल फ्यूल टैंक में स्टोर रहेगा। ठीक है, तो अब फ्यूल टैंक से डीजल को इंजन तक पहुंचाना पड़ेगा। वो कैसे पॉसिबल है? तो फ्यूल टैंक से अपना जो डीजल है वो स्टेनर के सहारे इस ट्रांसफर पंप के जरिए कहाँ जाएगा? इस टैंक में जाएगा। फिर इस टैंक से होते हुए साथ में ये टैंक भी कनेक्टेड रहेगा। ये टैंक भी कनेक्टेड रहेगा। इस टैंक से होते हुए कहाँ जाएगा? फ्यूल इंजेक्शन पंप में जाएगा। इस फ्यूल इंजेक्शन पंप का क्या काम है? फ्यूल को इंजन में इंजेक्ट करना। फ्यूल को इंजन में इंजेक्ट करना। तो ये एक प्रोसेस हुआ किसका? फ्यूल को ट्रांसफर करने का। कहाँ तक? इंजन तक। अच्छा, तो ये स्ट्रेनर का क्या काम है? ये स्ट्रेनर का क्या काम है? इस स्ट्रेनर का ये काम है कि ये फिल्टर करता है। क्या फिल्टर करता है? फ्यूल। फ्यूल को फिल्टर करके तब जाके इंजन में भेजता है। फिल्ट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। यदि फिल्टर नहीं होगा तो उसमें यदि कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहेंगे, वो जाके इंजन को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम। इसके बाद क्या आता है? एयर इनटेक सिस्टम। एयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना है? हमें फ्यूल को कंबशन करना है, मतलब फ्यूल को जलाना है, तब जाके एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो फ्यूल कब जलेगा? मतलब कब कंबशन होगा? एयर रहेगा तभी जाके कंबशन होगा, नहीं तो कंबशन पॉसिबल नहीं है। विदाउट ऑक्सीजन फ्यूल कंबशन इज नॉट पॉसिबल। तो एयर भी होना ज़रूरी है। तो एयर कहाँ से आएगा? एयर इनटेक फिल्टर के जरिए इंजन में प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ भी फिल्टर लगाया हुआ है। क्यों? सिंपल सा बात है। फिल्टर क्या करेगा? जो एयर है उसमें से सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हटा देगा। उसमें क्या आता है? डस्ट आता है। उसके बाद मिट्टी में बहुत सारे स्टोन्स वगैरह रहते हैं जो हवा के जरिए आ सकते हैं। माइन्यूट ग्रैनुअल स्टोन्स, बहुत छोटे छोटे पत्थर जो दिखते नहीं है, डस्ट रहते हैं। वो सब यदि इंजन में जाएंगे तो इंजन के पिस्टन को और बाकी के मैकेनिकल पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए एयर इनटेक फिल्टर के जरिए एयर को सक किया जाता है और सक करके इस मशीन या डीजल इंजन, मशीन नहीं डीजल इंजन में प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो ये है एयर इनटेक सिस्टम का। ठीक है, तो इस तरीके से एयर इनटेक सिस्टम काम करता है। उसके बाद क्या आता है? एग्जॉस्ट सिस्टम। अब देखिए, फ्यूल आ गया, एयर भी आ गया। अब क्या होगा? फ्यूल आ गया, एयर आ गया, अब कंबशन स्टार्ट होगा। जब कंबशन होगा तो उसका बाई प्रोडक्ट निकलेगा। जब फ्यूल का कंबशन होगा तो उसका बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा? स्मोक, धुआं, एग्जॉस्ट। अब उस एग्जॉस्ट को निकलने का भी तो जगह देना पड़ेगा ना, धुआं को निकलने का जगह देना पड़ेगा।
तो वो कहाँ से निकलेगा? एग्जॉस्ट सिस्टम की हेल्प से निकलेगा। तो ये एग्जॉस्ट सिस्टम की हेल्प से थ्रू साइलेंसर धुआं एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाएगा। साइलेंसर इसलिए लगाया जाता है ताकि नॉइज को रिड्यूस किया जा सके। विदाउट साइलेंसर देयर विल बी ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, सो टू रिड्यूस दैट साइलेंसर इज अटैच्ड विद द एग्जॉस्ट सिस्टम। ओके, उसके बाद साइलेंसर के जरिए स्मोक को या धुआं को या एग्जॉस्ट को एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। ओके, उसके बाद क्या आता है? अपना कूलिंग सिस्टम आता है। अब इंजन रन कर रही है, इसमें कंबशन हो रहा है, ऑब्वियस है हीट जनरेट करेगा। अब इंजन को यदि ठंडा ना किया जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होगा और इसकी जो मैकेनिकल पार्ट्स है वो डैमेज हो सकती है। तो हमें टेम्परेचर राइज को रोकना है या कम करना है, तो उसके लिए हमें कूलिंग सिस्टम की अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो कूलिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डीजल इंजन की। तो कूलिंग के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। कूलिंग के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर को इंजन में फ्लो करवाया जाता है। वाटर को इंजन के सरफेस में फ्लो करवाया जाता है या डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो करवाते हैं। इंजन के सरफेस में या डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो करवाते हैं जहाँ से हीट जनरेट होती है। जब वाटर फ्लो करता है इंजन के बॉडी से फ्लो जब करता है तब क्या होता है? वाटर इंजन का हीट एब्जॉर्ब करता है और खुद वाटर हीट अप हो जाता है। ओके, फिर वो हॉट वाटर कहाँ आता है? घूमते थ्रू पाइप हीट एक्सचेंजर के पास आता है। ओके, अब क्या होता है? बेसिकली जो हॉट वाटर है वो कूलिंग टावर में जाता है। कहाँ जाता है? कूलिंग टावर। इस कूलिंग टावर में वो हॉट वाटर कोल्ड वाटर में फॉर्मेशन होता है, कोल्ड वाटर। फिर वो कोल्ड वाटर इंजन के पास जाता है और ये साइकिल रिपीटेडली चलते रहता है। तो इससे क्या होता है? अपना इंजन कूल रहता है। ठीक है, तो ये रहा अपना कूलिंग सिस्टम। इसके बाद क्या आता है? लुब्रिकेटिंग सिस्टम। लुब्रिकेटिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट्स रोटेट हो रहे हैं, फ्रिक्शन होगा और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम काम में आता है। तो लुब्रिकेशन सिस्टम क्या करता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है इन द मूविंग पार्ट्स ऑफ इंजन। अब वो लुब्रिकेशन कैसे काम करेगा? लुब्रिकेटिंग ऑयल के जरिए काम करेगा। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल को भी इंजन के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो करवाया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल को इंजन के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो करवाया जाता है और उससे क्या होता है? लुब्रिकेशन मेंटेन रहता है इंजन के पार्ट्स में। फिर वो पाइप्स के थ्रू लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन में फ्लो होता है, फिर वापस आ जाता है, ऑयल कूलर में आ जाता है क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल भी हीटअप होगा। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल को भी कूलिंग चाहिए होगा, तो वो फिर हीट एक्सचेंजर में आता है। हीट एक्सचेंजर में उसका हीट एक्सचेंज होता है, मतलब वो हॉट से कूल होता है, फिर वो कूल लुब्रिकेटिंग ऑयल फिर इंजन के पास चला जाता है अपना काम करने के लिए, मतलब लुब्रिकेशन करने के लिए। तो ये साइकिल कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो इससे क्या होता है? इंजन में लुब्रिकेशन भी मेंटेन रहता है और कूलिंग भी मेंटेन रहता है। इससे इंजन का फंक्शनैलिटी इंप्रूव होता है और एफिशिएंसी डिटोरिएट नहीं करता, एफिशिएंसी मेंटेन रहता है डीजल इंजन का। उसके बाद आता है फाइनली हमारा इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। इंजन को तो स्टार्ट करना है इनिशियली, इंजन को पहले हमें किक स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो किक स्टार्ट कैसे होता है? इंजन जो किक स्टार्ट होगा वो एक मोटर के जरिए होता है। किसके जरिए? मोटर, जिसको बोलते हैं स्टार्टर मोटर। तो इनिशियली एक किक स्टार्ट कर देता है मोटर, एक बार में पिस्टन को घुमा देता है, उसके बाद वो एक कंटिन्यूअस मोशन पकड़ लेता है। उसके बाद जो इंजन है वो एक स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है और वो कंटिन्यूअसली रोटेट होना चालू हो जाता है। तो इंजन स्टार्टिंग के लिए हमें एक स्टार्टर मोटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। डीजल पावर प्लांट की क्या एडवांटेजेस हैं, चलिए देखते हैं। द डिज़ाइन एंड लेआउट ऑफ द प्लांट इज क्वाइट सिंपल सा डिज़ाइन है और लेआउट है। ज़्यादा इसमें मशीनरीज यूज़ नहीं किए जाते हैं, सिर्फ एक डीजल इंजन रहता है
और उसके साथ कपल्ड ऑल्टरनेटर रहता है बस। इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एज द नंबर एंड साइज ऑफ द ऑक्सिलरीज आर स्मॉल। स्पेस भी बहुत कम लगता है क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे डीजल इंजन और उसका ऑक्सिलरीज, बहुत छोटा रहता है एज कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट्स। यदि हम थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट को कंपेयर करें तो उसके तुलना में बहुत ही स्मॉल रहता है। इट कैन बी लोकेटेड एट एनी प्लेस। शादियों में दिख जाता है, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में दिख जाता है। इट कैन बी स्टार्टेड क्विकली एंड कैन पिक अप लोड इन अ शॉर्ट टाइम। बस स्टार्टर मोटर को रन करना है और अपना इंजन स्टार्ट हो जाता है और जनरेशन चालू हो जाता है। यदि मोटर नहीं है, जो बहुत छोटे प्लांट्स हैं जो शादियों में यूज़ होते हैं, उसको हम हाथों से ही घुमा देते हैं। वो हैंडल रहता है, हैंडल से रोटेट करवाना पड़ता है और वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब इंजन स्टार्ट हो जाता है और लोड को बहुत शॉर्ट टाइम में पिकअप कर लेता है। देयर आर नो स्टैंड बाई लॉसेस। जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा है उस समय कोई लॉसेस नहीं होते। इट रिक्वायर्स लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर कूलिंग। कूलिंग के लिए भी वाटर बहुत कम यूज आता है। द ओवरऑल कॉस्ट इज मच लेस देन दैट ऑफ थर्मल पावर प्लांट ऑफ द सेम कैपेसिटी। तो जो ओवरऑल कॉस्ट है वो बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, सेम कैपेसिटी की। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इज हायर देन दैट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट। ऐसा इसलिए क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरने पड़ते हैं फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम, जहाँ की इस डीजल पावर प्लांट में उतना कुछ प्रोसेस नहीं होता है। सिंपल जस्ट जो डीजल है वो कंबशन होता है और मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, और जो कपल्ड है ऑल्टरनेटर वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके लोड को प्रोवाइड कर देता है, इलेक्ट्रिकल लोड। इट रिक्वायर्स लेस ऑपरेटिंग स्टाफ। तो इसकी मेंटेनेंस भी बहुत कम रहती है और ऑपरेशनल, यदि जो ऑपरेशन बोले वो ऑपरेशन भी बहुत कम ही रहता है। तो इसकी जो ऑपरेटिंग स्टाफ है, मतलब जो मैन पावर इसमें रिक्वायर्ड है इसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, वो भी कम रहती है क्योंकि प्लांट की साइज ही कम है। तो साइज कम है तो ऑपरेटिंग स्टाफ भी ऑब्वियस है कम ही रहेगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेजेस हम समझेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या है? द प्लांट हैज हाई रनिंग चार्जेस एज द फ्यूल दैट इज डीजल इज यूज्ड इज कॉस्टली। तो इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत हाई है क्योंकि जो डीजल यूज किया जाता है एज अ फ्यूल वो बहुत कॉस्टली आता है। द प्लांट डज नॉट वर्क सेटिस्फैक्टरीली अंडर ओवरलोड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। यदि लोड डिमांड फ्लक्चुएट करता है, ओवरलोड पे जाता है, तो अपना जो डीजल पावर प्लांट है वो ठीक ठाक से काम नहीं कर पाता है। द प्लांट कैन ओनली जनरेट स्मॉल पावर। शादियों में यूज होता है, स्कूल्स बिल्डिंग्स में यूज होता है, तो स्मॉल पावर के लिए ही यूज होता है, ठीक है। वहाँ कुछ ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए वहीं पे यूज़ करते हैं। द कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेशन इज जनरली हाई। अब जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है। द मेंटेनेंस चार्जेस आर जनरली हाई। अब जो डिवाइस है वो वियर एंड टियर हो रहा है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा, मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा पीरियोडिकली, टाइमली, हाफ ईयरली, बहुत सारे आते हैं मेंटेनेंस, तो वो सब भी करने पड़ते हैं, तो उसका कॉस्ट भी हाई रहता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा कि डीजल पावर प्लांट काम कैसे करता है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।